सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित शिक्षा शास्त्र विषय की प्रवक्ता परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम सभी क्रमबद्ध रूप से पूर्ण कर रहे हैं। पीजीटी शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को हमने अभी तक पढ़ा है और उसी शिक्षा शास्त्र के सिलेबस की यूनिट शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन एवं सांख्यिकी के बारे में हम सभी अभी पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चरों में मैंने आपको बताया कि आखिर मापन मूल्यांकन का अर्थ क्या है। आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि आखिर विश्वसनीयता और वैधता और जो मानक प्राप्तांक हैं उनको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं विभिन्न पदों की विवेचना। तो विभिन्न पदों की विवेचना जो है वो मैं अलग से लेक्चर लूंगा, क्योंकि विभिन्न पदों की विवेचना से तात्पर्य हम पूरा प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन से होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शैक्षिक लब्धि और बुद्धि लब्धि तो हम सभी जानते ही हैं। शैक्षिक लब्धि क्या होती है, ये जो उपलब्धि परीक्षण होता है ये किस प्रकार से अभिक्षमता परीक्षण से भिन्न है, इन सब चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखिए और अपने सिलेबस को व्यवस्थित रूप से खत्म करने के लिए साथ में आइए। ठीक है, चलिए तो हम सभी आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। उपलब्धि परीक्षण इंग्लिश में अगर कहें तो इसे हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। और दिखा दूं मैं आपको क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। उपलब्ध परीक्षण के प्रकार को देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षण किस प्रकार से होते हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां हैं, और किस प्रकार से प्रश्न निबंधात्मक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको जानेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, उनकी विशेषता क्या है, और उपलब्धि या ज्ञान लब्धि किसे कहते हैं, शैक्षिक लब्धि किसे कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण में क्या अंतर, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या निपुणता परीक्षण किसे कहते हैं। इन सभी बातों को आज के लेक्चर में हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सभी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा। किस प्रकार से प्रश्न बनेगा वो सभी मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए क्या कहा इन्होंने, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। मैंने प्रारंभ में ही आपको बता रखा है और अपने इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि ये किस यूनिट के अंतर्गत है। ये मापन एवं मूल्यांकन की यूनिट के अंतर्गत है। व्यक्तियों की विशेषताओं और योग्यताओं को हम संख्यात्मक मान देने का प्रयास करते हैं और ये जो संख्यात्मक मान देने की प्रक्रिया है उसके लिए हम परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं। परीक्षाओं के माध्यम से ही हम बालक की योग्यता और विशेषताओं को जान पाते हैं और प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके हम उसे अपने समझने और सामान्य जनमानस के समझने योग्य बना देते हैं। अब उसी प्रकार से हमने बनाया अचीवमेंट टेस्ट। आखिर बालक ने किस साल भर में किन उपलब्धियों या किन ज्ञान को प्राप्त किया है उसके बारे में ये बता रहा है और ये भी एक हिस्सा बालक की योग्यता और विशेषताओं को ज्ञात करने का है। चलिए तो अभी देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं और प्रश्न कहां से बनता है। कहा गया भैया कि उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में, कहा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को मापा जाता है। ये इसके लिए परीक्षा की पहचान वाली लाइन है। क्या हुआ कि किसी निश्चित क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान व कौशल को जांचने के लिए किस परीक्षण का निर्माण किया जाता है। तो किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा किए गए अर्जित ज्ञान और कौशल की जांच के लिए हम उपलब्ध परीक्षण का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, इसको और अगर आप छोटा करिए तो आप हिंदी के क्षेत्र में, इंग्लिश के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, ठीक स्पेसिफिक फील्ड है और इस स्पेसिफिक फील्ड में बच्चों ने क्या ज्ञान अर्जित किया है उसकी जानकारी के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उन्हें हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, गे महोदय क्या कह रहे हैं, गे महोदय कह रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान एवं कौशल के
किसी विशेष क्षेत्र में, देखिए हमारी बात वहां से कंफर्म हो जाती है। गे महोदय की परिभाषा अगर हम पढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि ज्ञान व कौशल के किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की अर्जित निपुणता, ज्ञान व कौशल के किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की अर्जित निपुणता की वर्तमान स्थिति की माप उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान व कौशल के किसी क्षेत्र में व्यक्ति की अर्जित निपुणता की वर्तमान स्थिति मापी जाती है। ये बात हो गई क्लियर। और दूसरे मनोवैज्ञानिक उनकी बात पढ़ें और देखें कि क्या जो हम कह रहे हैं वो सही बात है। तो फ्रीमैन की अगर हम परिभाषा देखें तो कहते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा कोई विशिष्ट विषय या विषयों के समूह में आयोजित किए गए ज्ञान, बोध और कौशल की माप होती है। तो विषयों, मैंने आपको बता दिया ना कि किसी क्षेत्र में, मैंने जब कला कहा तो आर्ट की फील्ड या साइंस की फील्ड, तो साइंस की फील्ड से संबंधित जितने भी, मान लीजिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है, आप बीए फर्स्ट ईयर में है, किसी भी क्षेत्र में है, तो विषयों के समूह और एक पर्टिकुलर विषय, तो इन सब के लिए जो हम साल के अंत में परीक्षा का निर्माण करते हैं वही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। सीधी बात देसी भाषा में समझिए। परंतु परीक्षा के लिए और प्रश्नों को अगर घुमावदार बनाने का प्रयास किया जाए तो वहां पर हम किस प्रकार से समझेंगे, तो यहाँ पर वो आपसे कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में छात्रों की योग्यताओं को मापने के लिए बनाए गए परीक्षण को हम क्या कहते हैं, तो निश्चित कार्य क्षेत्र जैसे आप देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये उपलब्धि परीक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि उपलब्ध परीक्षणों को और हम कितने भागों में बांटेंगे, तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपलब्ध परीक्षणों को हम देखें तो इसके निम्न उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि उपलब्ध परीक्षण से हम छात्रों द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में अर्जित निपुणता और ज्ञान को मापते हैं, जानते हैं। उपलब्धि परीक्षण एक मानकीकृत विधि पर आधारित होता है, फलतः प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों की तुलना की जा सकती है। अच्छा, अब ये क्या होता है, मानकीकृत परीक्षण और अमानकीकृत परीक्षण क्या होता है। एक बात आप ये समझिए कि उपलब्ध परीक्षण जो ऊपर आपने मापन मूल्यांकन के प्रकार पढ़े हैं, तो मूल्यांकन का ये जो उपलब्धि परीक्षण है, वह परीक्षण जो है वो पूरी तरीके से कैसा है कि ये जो परीक्षण है कि इसको बोलते हैं क्या, ये साल के अंत में होगा, और साल के अंत में यदि हो रहा है तो ये योगात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, मानकीकृत परीक्षण है। ठीक है, तो इसको हम बाह्य परीक्षण भी कह सकते हैं। ठीक, बाह्य परीक्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है उन्हें हम अमानकीकृत परीक्षण कहते हैं। आगे हो सकता है इसके बारे में बताया भी गया हो। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा एक मानकीकृत विधि पर आधारित होता है, फलतः जो भी हम अंक प्राप्त होते हैं उनसे हम छात्रों की तुलना करते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस आधार पर हम बात करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के आधार पर परोक्ष रूप से शिक्षकों द्वारा किए गए अध्यापन की वैधता को भी जाना जाता है। बिल्कुल, इस आधार पर चूंकि हम बालकों का क्लास प्रमोशन के बारे में भी एक प्रभावकारी निर्णय लेने में सफल होते हैं। हम जानते हैं भाई, परीक्षा हुई है, पास हुआ है तो हम अगली क्लास में भेजेंगे, नहीं पास हुआ है तो हम उसी क्लास में रखेंगे। ठीक है, कहा गया छात्रों के बौद्धिक विकास के विषय में एक स्कूल अनुमान, एक हमारा एक स्थूल अनुमान, एक रफ हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो पाती है, रफ एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि हाँ इसके, क्योंकि रफ कहा गया है, परीक्षाओं के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान है और ये व्यक्ति बहुत कमजोर हो सकता है। परीक्षा के समय उसकी तबीयत खराब हो गई हो या कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बालक का उपलब्धि परीक्षण जो है उसके जो प्राप्त निष्कर्ष है वो प्रभावित हुए हैं। ठीक है, अच्छा भाई, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से, काइंड ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, तो कहा गया कि देखिए इसको एक जगह पर 3 भागों में बांटा गया, एक जगह 2 भागों में बांटा गया, दोनों तरह से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया जो भी अचीवमेंट टेस्ट है, जो भी हमारा, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम दिया गया है नैदानिक उपलब्धि परीक्षण, दूसरा कहा गया विशिष्ट विषय वस्तु संबंधी परीक्षण, और उपलब्धि परीक्षण माला। जब आपने ऊपर कहा था ना कि ये लाइन जरा याद करिएगा, फ्रीमैन की विषयों के समूह में आयोजित किए गए, ठीक है, विषयों के समूह में आयोजित किए गए ज्ञान और बहुत कौशल की भी जांच हम उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर इसका रिलेशन है, अभी कैसा रिलेशन है इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक,
चलो पहले नैदानिक को समझते हैं आखिर क्या है ये नैदानिक। कहा गया कि नैदानिक उपलब्धि परीक्षण, जब भी कभी डायग्नोस्टिक की बात आएगी, ऊपर मैं समझा चुका हूं कि इससे बालकों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, नैदानिक परीक्षण वैसे परीक्षणों को कहा जाता है जिससे परिणामों या जिनके परिणामों या प्राप्तांकों के आधार पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक या अध्यापक छात्रों के उन विषय क्षेत्रों का पता लगाते हैं जिनमें उन्हें अधिक कठिनाई या जिनमें छात्रों का निष्पादन विशेष समस्या के कारण दबा हुआ है। क्यों नहीं अन्य विषयों में उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, फला विषय में ही क्यों उसका नंबर कम आ रहा है। ऐसे परीक्षण का निर्माण उन विशेषज्ञों की मदद से किया जाता है, ये बात ध्यान रखी जाती है। ऐसे परीक्षण का निर्माण उन विशेषज्ञों की मदद से किया जाता है जो छात्रों की शिक्षण संबंधी कठिनाइयों से परिचित होते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि छात्रों को अगर यह विषय इस ढंग से नहीं पढ़ाया गया तो छात्रों में इन प्रकार की योग्यताओं का विकास नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ नाम है, कहा गया गिलमोर ओरल रीडिंग टेस्ट और ड्यूरल एनालिसिस ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी, ऐसे कुछ परीक्षण हैं जिनसे पढ़ने और उच्चारण संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो एक ये प्रकार हो गया। दूसरा कहा गया क्या, विशिष्ट विषय वस्तु संबंधी उपलब्धि परीक्षण, स्पेसिफिक अचीवमेंट टेस्ट। इस तरह का जो परीक्षण है वह प्रत्येक विषय जिसे छात्रों को पढ़ाया गया है के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे परीक्षणों का प्रयोग शैक्षिक सत्र के अंत में किया जाता है, और ऊपर वाला जो हमारा है वो हम बीच में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार के हम उपलब्धि परीक्षणों को सत्र के दौरान कर सकते हैं। तो नैदानिक उपलब्धि परीक्षण को हम सभी क्या कर सकते हैं, नैदानिक उपलब्धि परीक्षण हम सत्र के दौरान भी कर सकते हैं। और विशिष्ट विषय वस्तु संबंधी उपलब्धि परीक्षण या स्पेसिफिक अचीवमेंट टेस्ट शैक्षिक सत्र के अंत में किया जाता है। ठीक है, तथा पूरे साल जो छात्रों के संबंधित विषय में जो अर्जित ज्ञान और निपुणता है का भी मापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब जो मैंने ऊपर बताया था उपलब्ध परीक्षण माला, अचीवमेंट टेस्ट बैटरी, आपने कई बार बैटरी शब्द का नाम सुना होगा यहाँ पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में। वो है क्या, तो बैटरी कुछ और नहीं, बैटरी क्या होती है, परीक्षण मालाओं का समूह है, कई सारे परीक्षण। तो आप को ऊपर जब मैंने बताया था ना कि कई ऊपर ये जो फ्री मैन की परिभाषा है, जब ये कह रहे हैं कि विषयों के समूह जो है वो भी जब आयोजित किए जाते हैं उसमें भी बच्चों के ज्ञान और कौशल को जानकारी प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए हम उपलब्धि परीक्षण माला बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्लास 10 को अगर हम कहें तो क्लास 10 में बच्चों के जो 5 से 6 विषय हैं उन सब के बारे में अगर हम टेस्ट बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो पूरी तरीके से उपलब्धि परीक्षण माला कहलाएगी। ठीक है, कई परीक्षण होते हैं जिनके द्वारा अलग अलग अर्जित ज्ञान का मापन होता है। ठीक, तो ये हो गए आपके उपलब्धि परीक्षण के कुछ प्रकार। अब अगर हम इनका पुनः कुछ वर्गीकरण करें तो ये 2 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से, एक तो उद्देश्य की दृष्टि से और जो परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से। तो परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से एक तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो हम सत्र के अंत में बनाते हैं, और निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण जो हम सत्र के बीच में बनाते हैं, जिनकी बात अभी हमने कर ली। परीक्षा की दृष्टि से हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ये दो बार लिख गया है, 5वां वाला। ठीक, तो इसको मत पढ़िएगा। मौखिक परीक्षा होती है, हम जानते हैं, हमारे यहाँ वाइवा होता है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, क्रियात्मक परीक्षण बनाया जाता है, और एक प्रश्न पत्र में हम सभी निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, एस्से टाइप क्वेश्चन भी हमारे यहाँ होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। अब क्योंकि परीक्षा आपके सिलेबस में इनको सेपरेट रूप से पढ़ने के लिए कहा गया है कि आखिर एस्से टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, इनको जरा समझिए। तो इनको बारीकी से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इनसे भी बनाए जा सकते हैं, जिनको हम सामान्य समझते हैं। ठीक, तो देखिए एस्से टाइप टेस्ट क्या होते हैं, एस्से टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। कहा गया यह परीक्षण वर्तमान समय में विद्यालयों में विद्यार्थी के विषय में अर्जित ज्ञान को मापने के लिए किया जाता है, अतः इसे वर्तमान परीक्षा प्रणाली भी कहते हैं। इसे हमने क्या कहा है, इसे हमने आज के समय में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम वर्तमान परीक्षा प्रणाली भी कह सकते हैं। क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है, तो निबंधात्मक परीक्षण। इस दौरान
प्रणाली में इस परीक्षण प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखना है, निबंध रूप में एक निर्धारित समय में लिखना है, ठीक है, जिसके माध्यम से छात्रों की अच्छी स्मरण शक्ति, किस लिए करते हैं, छात्रों की अच्छी स्मरण शक्ति का पता लगाने के लिए, भाषा ज्ञान का पता लगाने के लिए और स्वच्छ लेखन की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या क्या जानकारी होती है, अच्छी स्मरण शक्ति, ठीक, क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि निबंधात्मक प्रश्न या निबंधात्मक परीक्षणों से छात्रों की किन योग्यताओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है या किन योग्यताओं के मापन के लिए आवश्यक है। तो अच्छी स्मरण शक्ति के मापन के लिए, बच्चों के भाषा ज्ञान के लिए और बच्चों के स्वच्छ लेखन की जांच के लिए हम निबंधात्मक परीक्षण का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखें तो क्या विशेषताएं हैं, इस तरीके के प्रश्नों की रचना सरल होती है, हाँ आराम से कर सकते हैं, बहुत अधिक कहानी लिखने की, बहुत अधिक हमें विकल्प देने की जरूरत नहीं पड़ती, विचार प्रकाशन की स्वतंत्रता इसमें रहती है, निबंध लिखने की योग्यता का मापन हम कर सकते हैं, लगभग सभी विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सभी जगह आते हैं, जहां कहीं भी हमें उसे डिटेल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, बच्चों के टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अगर बच्चों को पता है या नहीं पता है, इस बात की जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो हम ऐसे टाइप क्वेश्चन ही पूछते हैं। कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास भी कर सकते हैं हम, दो कंपैरेटिव टाइप के क्वेश्चन देते हैं और उनमें हम तुलनात्मक अध्ययन जब करने के लिए बात करते हैं तो बालकों की जो कल्पनाशीलता है या जो बालकों की स्मरण शक्ति उनका भी ज्ञान होता है, बालकों की प्रकृति का अध्ययन और उनकी लेखन शैली और विस्तृत अध्ययन को इससे हम क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। जब तक कहा जाता है कि आप वक्ता तभी अच्छे होते हैं जब आप श्रोता अच्छे होते हैं या जो आप पढ़ने वाले अच्छे होते हैं, जब तक आपके पास शब्दकोश नहीं होगा तब तक आप उसे डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको लिखने के लिए या बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप विस्तृत अध्ययन को हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, ठीक। कमियों की बात करें तो विश्वसनीयता का अभाव हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब विचार अपने रखे जाते हैं तो विचार क्या है, व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, तो जिससे परीक्षणों में क्या हो जाता है, विश्वसनीयता की समस्या आ जाती है, प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। कहा गया 5 प्रश्न अगर कह दिए गए तो जरूरी नहीं कि 5 प्रश्न से संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जा सके, रटने पर बल मिलता है, निश्चित उद्देश्य रहित है ये, और आत्मनिष्ठता सबसे ज्यादा जो है इसका कमी जो है, सबसे बड़ी कमी क्या है, ये क्या होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं होते, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आत्मनिष्ठ प्रकाशन या परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम पहले भी आपको हमने बता चुका है कि परीक्षणों की वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। अगर हमारे पास निबंध टाइप के भी प्रश्न है तो भी उनमें वस्तुनिष्ठता बनी रहे, उसके लिए हमने क्या किया था, हमने उनको क्या किया था, शब्दों में बांध दिया था, सीमाओं में बांध दिया था कि 500 शब्दों में 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो इस आत्मनिष्ठता की कमी को दूर करने के लिए हम ये कार्य करते हैं। 3 प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आते हैं, डिस्कशन टाइप क्वेश्चन आते हैं, विवेचनात्मक प्रश्न आते हैं, परिभाषात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तुलनात्मक है, एनालिटिकल है और वर्गीकरण प्रकार के प्रश्नों को इसमें पूछा जाता है। सामान्य सी चीजें ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन टाइप से क्वेश्चन कहाँ का है, एनालिटिकल प्रश्न पूछा गया है, कंपैरिजन टाइप से हैं, ये सभी किसके उदाहरण है, निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न। आगे परीक्षाओं में जो अन्य प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहा है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी नाम दिया है। कहा गया आधुनिक काल में जो भी हमारी निबंधात्मक प्रणाली थी उसके जो दोष थे उनको दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक ढंग से एक नए प्रकार के परीक्षण के निर्माण किया गया। अतः वस्तुनिष्ठ परीक्षण को हमने क्या नाम दिया, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को हमने नवीन परीक्षण भी कहा है। उसको क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था वर्तमान परीक्षा प्रणाली, और इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया नवीन परीक्षण प्रणाली, ठीक है। क्या नाम दिया है, नवीन परीक्षण प्रणाली हमने नाम दिया। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो कहा, गुड महोदय के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा गया वस्तुनिष्ठ परीक्षण कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण साधारणतया सत्य असत्य, वर्गीकरण, चुनाव, रिक्त स्थान, मिलान या पूरक प्रश्नों पर आधारित होते हैं, जिनमें से क्या करना होता है, सही उत्तरों की तालिका की सहायता से अंक प्रदान किया जाता है। हम क्या करते हैं, पहले सही उत्तरों की तालिका टेबल बना लेते हैं और उससे उसे कंपैरिजन करते हैं। यदि कोई उत्तर तालिका में नहीं मिलता तो उसे हम गलत मान लेते हैं, और मिलता है तो उसे हम सही मान लेते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रश्न आंशिक गलत या आंशिक सही नहीं होता, ठीक है। पूरी तरीके से क्या होगा, या तो पूर्णतः गलत होगा या तो पूरी तरीके से क्या होगा, सही होगा। ऊपर मैंने बता दिया है आपको पहले भी जब हम वस्तुनिष्ठता के बारे में पढ़ रहे थे,
ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दो प्रकार हैं, एक तो है हमारा मानकीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, जो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वो विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया, किसके द्वारा भैया, विशेषज्ञों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। और दूसरा हमारा क्या कहलाता है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में कि अध्यापक निर्मित परीक्षण को क्या कहा जाता है, तो उसको हम मानकीकृत नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, अमानकीकृत परीक्षण कहते हैं। एक होगा मानकीकृत और अध्यापक निर्मित या अमानकीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण। इन परीक्षणों को अध्यापक स्वयं बनाता है, जिनका रूप निम्नलिखित है। इसमें क्या होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न हम डाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न डाल देते हैं, मैच मैचिंग के होते हैं, और तर्क शक्ति और वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को इसमें हम सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है। विशेषता क्या है, अच्छी बात क्या है इनकी, क्योंकि इनमें वैधता होती है। हाँ, वैधता क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया है उस उद्देश्य को ये पूर्ण करते हैं। वस्तुनिष्ठता होती है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार से कोई विचार प्रभावित करने वाले नहीं होते। विश्वसनीयता और विभेदकारिता, विश्वसनीयता होती ही है, विभेदकारिता भी होती है, जिससे क्या होता है कि हमें विभिन्न श्रेणी के बालकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आसानी से बन जाते हैं, समय की बचत होती है, फलांकन में भी बहुत सरलता रहती है, और ज्ञान की वास्तविक जांच हो सकती है। परंतु समस्याएं क्या है कि यहाँ पर तुक्का वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रोत्साहन मिलता है, अनुमान को प्रोत्साहन मिलता है, भाव प्रकाशन में असमर्थता रहती है, सृजनात्मक कल्पना शक्ति की जांच नहीं हो सकती इससे, ठीक है। असमर्थ सृजनात्मक कल्पना शक्ति की जांच इसमें हो पाना असंभव है। भाषा एवं लेखन शैली की जांच का भी हम इसमें मूल्यांकन या मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इस दौरान लेखन शैली का कुछ है नहीं। गोला बनाना है तो गोला तो सब सुंदर सुंदर बना ही देते हैं, है ना, उसका गोला भी दाहिने बाएं भाग जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन इनसे मिलेंगे आपको, और आपको यहीं पर ध्यान देना। मैंने आपको बता दिया कि ये जो यूनिट चल रही है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रही है, पीडीएफ पूरी तरीके से बनी हुई है, पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ का दाम मैंने आपको बता दिया है, ठीक, लगभग 499 97 पेज है इसमें, और पूरी तरीके से पैसा वसूल पीडीएफ है। आप चाहे नेट की परीक्षा दे रहे हो चाहे जो दे रहे हो, ठीक है, जो कंटेंट इसमें है अगर वो कंटेंट आपके सिलेबस में है तो वो अपने में पूर्ण है लगभग, ठीक है, बहुत अधिक उसमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए दर्शन आपके यहाँ अगर पढ़ाया गया है, अगर आपके यहाँ दर्शन पूछा जा रहा है, तो जो दर्शन मैंने पढ़ाया है वो दर्शन लगभग पूर्ण है, वहां पर आपको बहुत कुछ जोड़ने और घटाने की थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने मतलब कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे बात की जाए कि क्या है। अब देखते हैं उपलब्धि परीक्षण या ज्ञान लब्धि क्या होती है, उपलब्धि लब्धि या ज्ञान लब्धि किसे कहते हैं, या फिर हम अंग्रेजी में सीधे बोले तो कहा गया अचीवमेंट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो कहा गया उपलब्धि परीक्षण बराबर ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। अच्छा, अभी तक क्या होता था, बुद्धि लब्धि जब आपने पढ़ी थी तो बुद्धि लब्धि में क्या थी, मानसिक आयु ऊपर थी, मानसिक आयु क्या थी, ऊपर थी, और वास्तविक आयु क्या थी, नीचे थी, और गुणे 100 था। उसको हम तुक्का मार किस तरीके से याद करते थे कि माँ का स्थान ऊपर, इसलिए मानसिक आयु ऊपर और वास्तविक आयु नीचे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि उपलब्धि परीक्षण में ऊपर क्या है, ज्ञान है, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले ज्ञान की जानकारी ले रहे हैं, ज्ञान आयु बटे वास्तविक मानसिक आयु गुणे 100। अब आप पूछेंगे कि ज्ञान आयु किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं ज्ञान आयु आखिर क्या है। तो जिस प्रकार बुद्धि परीक्षण द्वारा मानसिक आयु ज्ञात की जाती है, उसी प्रकार एक निश्चित आयु के लिए ज्ञानार्जन से हम ज्ञान आयु का पता लगाते हैं। जैसे आपने बुद्धि परीक्षण की तालिका बना रखी है, ठीक है, उसी तरीके से हमने एक निश्चित आयु पर एक निश्चित ज्ञान बालकों को हो सकता है, जिसे आप सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है, जिसको हेविंगहर्स्ट ने परिभाषित किया हुआ है कि फला उम्र में बच्चा फला ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उस आधार पर उसको उसकी मानसिक आयु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ज्ञान आयु बोला गया, हमने इसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञान आयु बोलते हैं, ठीक है। और ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। उपलब्धि लब्धि क्या है, ज्ञान आयु और मानसिक आयु के अनुपातिक रूप को हम क्या बोलते हैं, उपलब्धि लब्धि कहते हैं। अगर मान लीजिए एक लाइन में आपसे पूछा जाए बिना फॉर्मूले के, तो क्या है उपलब्धि लब्धि के बारे में क्या सही है,
तो ज्ञान आयु और मानसिक आयु के अनुपातिक रूप को हम क्या कहते हैं? उपलब्ध लब्धि कहते हैं। ठीक है, इसी को हम निष्पत्ति लब्धि भी कहते हैं। अंग्रेजी से याद कर लो, अचीवमेंट क्वेश्चन। निष्पत्ति लब्धि के माध्यम से शिक्षक किसी खास विषय में अर्जित ज्ञान के बारे में आकलन करते हैं, वो सब जानते हैं। ठीक है, अच्छा, शैक्षिक लब्धि क्या है? एजुकेशनल क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक लब्धि द्वारा शिक्षक छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान। ठीक, अभी ये क्या है कि एक खास विषय में अर्जित ज्ञान, ये कहाँ है? किसी खास विषय में अर्जित ज्ञान। यहाँ क्या है कि विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान, अर्जित सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी, शैक्षिक लब्धि। ठीक है, विभिन्न विषयों में अर्जित सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए हम शैक्षिक लब्धि निकालते हैं। तो शैक्षिक लब्धि में क्या होता है? यहाँ पर हम मानसिक आयु का प्रयोग नहीं है, ऊपर क्या है? शैक्षिक आयु है। ठीक है, ऊपर क्या है? शैक्षिक आयु। शैक्षिक लब्धि पूछी जा रही, तो शैक्षिक बराबर में है शैक्षिक आयु गुणे 100/33। ठीक है, शैक्षिक आयु है क्या आखिर? तो आप पूछेंगे तो शैक्षिक आयु एक मानक तालिका के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे बुद्धि परीक्षण के लिए आपने जो कहा इतने से इतनी बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो इस तालिका में यह वर्णित रहता है कि अमुक विषय में अमुक अंक प्राप्त करने पर छात्र की शैक्षिक आयु क्या होगी। ठीक है, तो कहा कि अगर इस फला विषय में फला अंक प्राप्त कर रहा है तो इसकी आयु फला होगी। इस तरीके से एक टेबल बनाया जाता है और उस टेबल से हम बालकों की शैक्षिक आयु ज्ञात कर लेते हैं और उस आधार पर हम शैक्षिक लब्धि निकालते हैं। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे 33 आयु गुणे 100। ठीक है, इस प्रकार कई विषयों में छात्रों के अंकों के आधार पर विभिन्न आयु के औसत को हम शैक्षिक आयु कहते हैं। विभिन्न कई विषयों में छात्रों के अंकों के आधार पर प्राप्त विभिन्न आयु के औसत को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक आयु कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए शैक्षिक आयु के ऊपर पूछा गया है आयु, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जो शैक्षिक आयु हम निकालते हैं वो हमने इस तरीके से विभिन्न विषयों में जो बच्चों को अंक मिले हुए हैं, फला उम्र में फला अंक, फला उम्र में फला अंक, तो हमने क्या किया? एक एवरेज निकाल लिया सभी विषयों का और उसको हमने शैक्षिक आयु नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा भाई, आगे देखते हैं। कुछ ऐसे ही मिलते जुलते शब्द होते हैं, उनसे इनका अंतर क्या है? उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो कहा गया उपलब्धि परीक्षण, हम पहली बात तो जानते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में अर्जित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं उपलब्धि परीक्षण का। आइए देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से, अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की माप होती है। इसके आधार पर उपलब्ध लब्धि और शैक्षिक लब्धि दो ज्ञात की जाती है। इस कौन कौन सी? उपलब्ध परीक्षण के आधार पर हम उपलब्ध लब्धि और शैक्षिक लब्धि दो ज्ञात करते हैं। ठीक है, एकांशों का निर्माण, जो हमारे जो प्रश्न है उनका निर्माण छात्रों या व्यक्तियों की आयु, क्षमता और योग्यता के अनुसार होता है। हम सब जानते हैं टेस्ट हम बनाते हैं तो बालकों की योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर ही हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? बुद्धि परीक्षण में हम छात्रों की बुद्धि को मापते हैं, उसके आधार पर सामान्य बुद्धि लब्धि ज्ञात होती है। यहाँ पर क्या होता है? बुद्धि परीक्षण के आधार पर बुद्धि लब्धि और उपलब्धि परीक्षण के आधार पर उपलब्ध लब्धि या शैक्षिक लब्धि या उपलब्ध लब्धि ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो एकांश बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं किस आधार पर? अध्ययन किए गए विषयों की कठिनाई स्तर के अनुसार। ठीक है, विषय कौन कौन सा पढ़ा है और उनका कठिनाई लेवल कहाँ तक जा सकता है, उस आधार पर प्रश्नों को शामिल किया जाता है और उस आधार पर जो बच्चे अंक प्राप्त करते हैं वो हमारे बुद्धि परीक्षण का, ठीक है, हमारी जो IQ मापने का पैमाना तैयार होता है। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, अभिक्षमता परीक्षण है। वो क्या होता है भाई? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो देखते हैं क्या है। उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण किसी कार्य क्षेत्र में अर्जित ज्ञान का मापन करता है, हम सब जानते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद छात्रों को मिलने वाली सफलता क्या कहलाती है? योगात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आती है। कहते हैं, हमने ऊपर पहले ही आपसे स्पष्ट रूप से कह दिया है। उपलब्धि परीक्षण क्या होगा? सत्र के अंत में होगा, यानी प्रशिक्षण देने के बाद होगा। ठीक, तो इसका रूप क्या है? योगात्मक मूल्यांकन के। परंतु अभिक्षमता परीक्षण क्या है समझिए, तो कहा गया अभिक्षमता परीक्षण किसी कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने की पोटेंशियल का मापन है। ठीक है, किसका मापन है? पोटेंशियल का मापन है। आप जो भी टेस्ट आपसे कराए जाते हैं, परीक्षा यानी आपके जितने भी स्थानन मूल्यांकन के, या फिर आप यूं कह लीजिए जितने भी रिटन टेस्ट होते हैं कहीं पर भी नौकरी के लिए या कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए, वो सब क्या कहलाते हैं? वो अभिक्षमताओं परीक्षण कहलाते हैं।
उस पर्टिकुलर फील्ड में आपके अंदर की जो भी पोटेंशियल है, जो भी योग्यता उस लेवल की है, उस लेवल की पे आपको गणित इस लेवल की आनी चाहिए। आप मान लीजिए लिपिक पद पर अपना आवेदन कर रहे हैं, तो लिपिक पद के लिए आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, लिपिक पद के लिए आपको गणित इतनी आनी चाहिए, आपको लिपिक पद के लिए हाई स्कूल स्तर तक की हिंदी आनी चाहिए, हाई स्कूल स्तर तक की अंग्रेजी आनी चाहिए, हाई स्कूल स्तर तक की गणित आनी चाहिए, और फला उत्तर प्रदेश का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जीएस का। एक कहा गया कि ये पर्टिकुलर आपके अंदर की योग्यता इस विषय क्षेत्र, इस पद के लिए आवश्यक है। तो संपूर्ण योग्यताओं के जानकारी के लिए हम यहाँ पर अभिक्षमता परीक्षण की जानकारी करते हैं। ठीक है, तो अंतःशक्ति के मापन के लिए, किसी कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने की अंतःशक्ति का मापन करने के लिए ये लाइन ध्यान कर लीजिए और याद कर लीजिए, इसे कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किसी कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए अंतःशक्ति का मापन करने हेतु किस परीक्षण का निर्माण किया जाता है? तो किसी कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए अंतःशक्ति का मापन करने के लिए हम अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि अभिक्षमता परीक्षण प्रशिक्षण देने से पहले छात्रों को मिलने वाली सफलता की माप करता है, जिसका स्वरूप हम कह सकते हैं स्थान मूल्यांकन सा होता है। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, और आखिरी बात है, एक आता है निपुणता टेस्ट। क्या होता है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है? तो ये होता है किसी अर्जित व्यावसायिक ज्ञान को मापने के लिए। ठीक, यहाँ पर ये शब्द लगा होगा कि कंफ्यूज मत होइएगा। अर्जित व्यावसायिक ज्ञान को मापने के लिए, किसके लिए? अर्जित व्यावसायिक ज्ञान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और एक आंसर का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं कि कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस का ध्यान करके किया जाता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर व्यवसाय के कार्य को करते समय जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उन बातों को विश्लेषित किया जाता है और उससे संबंधित प्रश्नों को प्रश्न पत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वो हमारी प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आता है। तो ये आज का अपना लेक्चर था, जिसके बारे में मैंने आपको आपके सिलेबस से संबंधित तथ्य को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, यह लाइन याद रखिएगा। किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान व कौशल को हम क्या कहते हैं? वो हमारा उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। और इसका स्वरूप कैसा होता है? मानकीकृत होता है, और जो लगभग कब होता है? लगभग हम छात्र के अंत के आधार पर करते हैं, जिसके आधार पर हम छात्रों को क्लास प्रमोशन दे सकते हैं और उनकी बौद्धिक विकास का एक रफ एस्टिमेट इससे हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली है। मूलतः हम निबंधात्मक या ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपने अचीवमेंट टेस्ट में शामिल करते हैं, और या हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम अपने अचीवमेंट टेस्ट में शामिल करते हैं। तो हमने कहा कि उपलब्ध ये जो निबंधात्मक या ऐसे टाइप के क्वेश्चन है उसको हम वर्तमान परीक्षा प्रणाली भी कह सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम नवीन परीक्षण भी कहते हैं। और क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीजों को हमने देखा। उपलब्ध लब्धि के बारे में मैंने आपको बताया, और शैक्षिक लब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त की, और विभिन्न पदों की जो समानता है, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, इन सब के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अगले लेक्चर में मैं आपको प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, जो ऊपर लिखा था विभिन्न पदों की विवेचना, तो उसके अंतर्गत आप उसको समझिए। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया को हम समझेंगे। ठीक है, और जानेंगे प्रमाणीकृत परीक्षण क्या है और अप्रमाणीकृत परीक्षण क्या है। ठीक, और किस प्रकार से कोई प्रश्न पत्र निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ब्लूप्रिंट हम किस प्रकार से बनाते हैं ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें पीडीएफ में बनी हुई हैं। उसके बाद मानक संदर्भित मापन और निकट संदर्भित मापन। ठीक है, और ग्रेड प्रणाली का मैं उसी मानक संदर्भित और माप के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, लेक्चर है अपलोड, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर। उसके बाद स्टैट्स पढ़ाऊंगा, मतलब 3 लेक्चर आपके इधर मापन के बचे हैं। उसके बाद सांख्यिकी में एक बात समझिएगा, ये बहुत समय नहीं लगेगा सांख्यिकी को पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सवाल थोड़ा ना पूछा जाएगा, सवाल में बता दूंगा लगा करके, लगा हुआ है उसको समझा दूंगा। बस क्या याद रखना, आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, है ना। तो फॉर्मूले किस प्रकार से याद रखना है, इस बात को थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। फॉर्मूले ही आपसे पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने सवाल को लगाकर बता दिया है। मान लीजिए कोई छोटे मोटे सवाल आपसे पूछ ले जाए तो वो आप बताने में सक्षम हो सके। तो ये था अपना आज का सब डेटा, और आगे के लेक्चर में हम आपको परसों
ये डेटा अपलोड होगा और आप तब क्या पढ़ पाएंगे, तब आपको प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।